क्वेश्चन नंबर 1, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? जो लोग सीरियस एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जिन लोगों ने तैयारी नहीं की है उनको बता देता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मैंने एक वीडियो बनाया था, इसमें मैंने बताया था आपको जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं वो आपको याद कराए थे, सारे नहीं लेकिन मैंने बताया था एटलीस्ट इतने जरूर याद कर लो आप। तो उसमें मैंने बताया था भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है आपका ओडिशा में। योर आंसर विल बी सी। मध्य प्रदेश और कर्नाटका में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काबुल लामजो राष्ट्रीय पार्क किस झील में है? तो पहले दोस्तों हमको पता होना चाहिए काबुल लामजो नेशनल पार्क कहाँ पे है। झील तो बात की बात है, क्योंकि काबुल लामजो नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो काबुल लामजो नेशनल पार्क है आपका मणिपुर में। तो मणिपुर में अभी आप ये देखो कि कौन कौन से झील कहाँ पे। तो लोकटक झील कहाँ पे? मणिपुर में। कोयना झील कहाँ पे? महाराष्ट्र में। चिल्का झील कहाँ पे? उड़ीसा में। डल झील कहाँ पे? आपका JNK में। ओके, तो इस प्रकार से आपको 4 झीलें भी याद हो गई। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा A, लोकटक, क्योंकि ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस CDV नामक महामारी किस राष्ट्रीय उद्यान में फैली हुई है? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आ सकते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। इसलिए क्योंकि पहले देखो हम भी देख सकते हैं कि कैनाइन डिस्टेंपर वायरस है क्या। कैनाइन डिस्टेंपर वायरस जो है शेरों को इन्फेक्टेड शेरों में अभी पाया गया है। और शेर देखो इसमें कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा में क्या होता है? काजीरंगा में अब तो एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। सरिस्का में टाइगर पाए जाते हैं। काजीरंगा आपका आसाम में, सरिस्का आपका कहाँ पे? राजस्थान पे। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? आपका गुजरात में। मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है? आपका आसाम में। यहाँ पे पाया जाता है आपका हाथी। तो गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में है, यहाँ पे पाए जाते हैं आपके एशियाई शेर। तो जो ये CDV नामक वायरस है, ये क्या है? एशियाई शेरों पे फैला हुआ है। और वहाँ पे जो ये वायरस है ये कुत्तों से होता है, और कुत्तों के संपर्क में वहाँ के शेर आ चुके हैं। और वहाँ पे क्योंकि पिछले महीने में इसकी वजह से 23 शेरों की मौत हो चुकी है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि अब एशियाई शेरों की कुल संख्या ही मात्र 563 है और सिर्फ इसी उद्यान पे पाए जाते हैं। ओके, तो इसलिए बहुत ही गंभीर विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? जो हमारा संविधान है उसके भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं राज्य के, जो राज्यों को अपने किस हिसाब से पॉलिसी रखनी चाहिए अपनी लोगों की, पब्लिक की भलाई के लिए। तो वो जो पूरा सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है हमारा आयरलैंड से। योर आंसर विल बी बी। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन हमारे संविधान के कौन से हिस्से हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। तो इस तरीके से 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो याद है। जैसे अमेरिका से हमारा मूल अधिकार लिया गया है, ब्रिटेन से हमारी संसदीय व्यवस्था ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से हमारी समवर्ती सूची ली गई है। तो ये बिल्कुल आप लोग रट लो। ओके, कहीं से भी आ सकता है। मैं तो मॉडल पेपर बता रहा हूँ। तो मॉडल पेपर का मतलब ये होता है दोस्तों कि इसके आसपास की भी आपको सारी तैयारी करनी हो। या तो आती है तो वेरी गुड, नहीं आती है तो आपको करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस आपके जो ऑप्शन है वो है 16 अप्रैल, 5 अक्टूबर, 16 सितंबर, 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 5 अक्टूबर जी नहीं, 16 अप्रैल जी नहीं। इसमें जो सारे ऑप्शन है उसमें कोई भी आंसर नहीं है। आप लोगों को अगर सही आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर नहीं आता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर देख लें और गूगल पे जाके, क्योंकि इसी साल जो 26 अक्टूबर को भी एक हफ्ते पहले जो UPPCS परीक्षा हुई है उसमें क्वेश्चन ये आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जक देश कौन सा है? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसके बारे में मैंने डिस्कशन भी किया था कि सबसे ज़्यादा उत्सर्जक कौन है। प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखोगे तो विकसित देश आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जक अभी फिलहाल है आपका चाइना। तो ये याद रख लेना, ये भी क्वेश्चन अभी आया हुआ है रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गिद्धों की मौत के लिए कौन सी दवा जिम्मेदार है? तो भारत में गिद्धों की संख्या बहुत दिन पर दिन कम होती चली जा रही है। इसके लिए हमारी जो दवा है वो जिम्मेदार है आपका ऑप्शन ए, यानी कि डाइक्लोफिनॉक। डाइक्लोफिनॉक नामक दवा पशुओं को दी जाती थी, और उसमें धीरे धीरे क्या होता गया कि पशु उसको लेते थे और उनकी मौत के बाद गिद्ध जो कि मरे हुए जानवरों को खाते थे तो उन पे चले जाते थे, उनके नर्वस सिस्टम को खराब कर देती थी और धीरे धीरे उनकी मौत होने लगी और अभी वो विलुप्त होने की दशा पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पारतंत्र सबसे ज़्यादा स्थिर है? तो दोस्तों ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जो सागर है वो सबसे स्थिर पारतंत्र है अभी भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मृदा को रेगुर के नाम से जाना जाता है? तो मैंने अभी मृदाओं के बारे में पढ़ाया नहीं है, मैंने बताया था मैं बाद में पढ़ा दूंगा, तो मैं ज़रूर पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर जिसने पढ़ा हुआ है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको इसका जो आंसर होगा वो होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो काली मिट्टी होती है वो बनती है आपके ज्वालामुखी के उद्गार से। ज्वालामुखी जो हमारा होता है उससे जो लावा निकलता है उसके क्षरण से धीरे धीरे काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो जो हमारा भारत है, ये भारत है हमारा, तो भारत का जो ये का प्रायद्वीपीय भारत है साउथ में, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। तो आपको इस प्रकार से आपकी तैयारी होनी चाहिए कि काली मिट्टी क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, लाल मिट्टी क्या होती है, बलुई मिट्टी क्या होती है, सब पता होना चाहिए। ये मॉडल पेपर है। कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? हमारी मैक्सिमम जो नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी पे गिरती हैं, चाहे वो हिमालय से निकलने वाली हो या प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़ियों से। लेकिन कुछ नदियाँ हैं, बहुत कम, एक दो, जो नदियाँ हमारी अरब सागर में गिरती हैं। क्योंकि हमारी बंगाल की खाड़ी में नदियाँ इसलिए गिरती हैं क्योंकि जो भारत का जो नेचुरल ढलान है वो उसकी तरफ है। लेकिन कुछ नदियाँ हैं जो रिफ्ट वैली में बहती हैं। रिफ्ट वैली में डिटेल में जाऊँगा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वो रिफ्ट वैली में बहती हैं, इसलिए उल्टा बहती हैं। तो उसमें इन जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जो एक हमारी नदी है वो है नर्मदा। नर्मदा के अलावा एक नदी और है जिसका नाम है ताप्ती, जो सूरत में होते हुए वहाँ पे अरब सागर में गिरती है, वो भी हमारी वो भी अरब सागर पे गिरती है, नर्मदा के अलावा ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो 1972 स्टॉकहोम में हुआ था आपका पहला आपका यूएनडीपी का सम्मेलन। 1997 क्योटो प्रोटोकॉल जो कि आपके ओजोन परत की क्षरण से संबंधित है। नेक्स्ट 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरियो में आपका सम्मेलन। तो जो 1992 में 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के 20 साल बाद जो 1992 में रियो में जो सम्मेलन हुआ था उसको विश्व पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, और 2002 में जो सम्मेलन हुआ था उसको द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो पे कि जो हमारी संविधान सभा थी उसमें उसका काम सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारी समितियां बनाई गई थी। उसमें एक सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट समिति थी उसका नाम था प्रारूप समिति, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। यही जो कमेटी है इसी ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, और उस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में बहस होती थी और फिर उसको फाइनल किया जाता था। तो इस कमेटी में 6 से 7 लोग थे, मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे। तो उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे BR अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और जो पूरी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी पूरी, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आप याद रखना, ये सिर्फ प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन गैस का सांद्रण सबसे ज़्यादा किस परत में होता है? तो वायुमंडल में जो हमारी ऊपर नीचे से ऊपर हम जाएंगे तो सबसे पहले हमारी आती है क्षोभ मंडल, उसके बाद आती है समताप मंडल। समताप मंडल होता है, ऑलरेडी मैं इसको बता चुका हूँ कई बार। तो जो समताप मंडल होता है उसका ऊपरी जो हिस्सा होता है वहाँ पे ओजोन गैस बहुत मात्रा में पाई जाती है, जो हमारी पृथ्वी में जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको अवशोषित कर लेती है। ओके, तो समताप मंडल में ओजोन गैस का सांद्रण सबसे ज़्यादा होता है, तो आंसर होगा आपका समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत में मौसम संबंधी क्रियाएं होती हैं? तो मैंने आपको बताया जो वायुमंडल की सबसे पहली परत होगी वो होगी आपकी क्षोभ मंडल, 8 से 10 किलोमीटर आपकी पृथ्वी से 8 से 10 किलोमीटर। क्योंकि जो मौसम संबंधी क्रियाएं का मतलब जो बादलों का बनना, बादलों का रचना, बारिश होना, सब चीज़ें जो होती हैं इसी क्षोभ मंडल में होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका जो आंसर होगा वो होगा B, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का संबंध पर्यावरण की किस अवधारणा से है? तो उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, मैंने अपने पहले या दूसरे वीडियो में बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, अवधारणा की बात है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बार फिर से मैं रिविजन करना चाहूँगा कि उस प्रकार का डेवलपमेंट है जब हम इस प्रकार से डेवलपमेंट करें कि हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ उसके लिए रिसोर्सेस अपने जो है संसाधन हैं उनको बचा के रखें, पूरे ना ख़त्म कर लें। ओके, इस प्रकार के डेवलपमेंट, प्रकृति का नुकसान किए बिना हमें डेवलपमेंट करना है, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जो ये होती है नवनियतवादी अवधारणा, मतलब इसका जो आंसर होगा वो C है। तीनों अवधारणाओं को मैंने अपने पहले जो EVS का पहला मैंने वीडियो बनाया था उस पर मैंने डिटेल में बताया है, जिसने नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर सरकारी संस्था ग्रीन पीस का मुख्यालय
कहाँ है आपको पता होना चाहिए। ग्रीन पीस जो लास्ट ईयर बहुत ही चर्चा में रहा था, एक एनजीओ है, मतलब गैर सरकारी संस्था, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कहाँ का है, अमेरिका का है, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पे, अमेरिका में नहीं है, इसका मुख्यालय है एम्स्टर्डम में, मतलब स्कॉटलैंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेड डेटा बुक क्या होती है। तो दोस्तों रेड डेटा बुक होती है आपकी एक बुक जिसमें संकटग्रस्त या विलुप्त होने वाले जीवों की एक सूची होती है, जिसमें जारी की जाती है। पूरी लिस्ट होती है कौन कौन से जीव संकटग्रस्त हैं, जिनमें संकट आने वाला है, या कम और विलुप्त होने की, विलुप्त प्राय हैं या विलुप्त हो चुके हैं, ये सब जीवों की उस पर सूची रहती है। तो वो जारी करता है कौन? आपका आंसर होगा IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। UNDP क्या होता है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNO क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। WWF क्या होता है? लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, इसका पहले नाम था कुछ और। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 370 का संबंध है, पूरे साल न्यूज़ में रहता है, तो मैंने सोचा क्या पता संविधान में इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ जाए, संविधान से रिलेटेड है। तो अनुच्छेद 370 का संबंध जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही आसान, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने से। ओके, तो जो आपका आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबरीमाला मंदिर कहाँ है? कुछ लोगों को लग रहा होगा मैंने ये क्वेश्चन क्यों डाल दिया, क्योंकि ये तो सिलेबस का नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यूपी टेट में हमेशा ऐसा ही हुआ है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं आउट ऑफ सिलेबस। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, पुष्कर मेला कहाँ है, तो क्या वो सिलेबस में था? जी नहीं। इसी प्रकार सबरीमाला मंदिर भी आ सकता है, क्योंकि सबरीमाला मंदिर डेली न्यूज़ पे रहता है, क्या पता एग्जाम में उठा कर डाल दे इसको। ओके, उससे सिंपल है, जो लोग न्यूज़ डेली पढ़ रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। केरल में एक मंदिर है सबरीमाला मंदिर, इसमें महिलाओं के प्रवेश को लेकर कुछ मामला चल रहा है। आप न्यूज़पेपर किसी भी दिन को उठा के देख लोगे, पूरी कहानी आपको पता चल जाएगी अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, धाड़ी विकास की दृष्टि से भारत में विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो धाड़ी विकास क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मैंने जो अभी लास्ट में बताया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा अगर आपको समझ में आ गई है तो आप इसका आंसर दे दोगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? कि प्रकृति का नुकसान किए बिना आपका विकास, उसी को बोलते हैं धाड़ी विकास। तो कोयला को जलाओगे तो प्रकृति नुकसान तो होगा ही, प्रदूषण फैलेगा। खनिज तेल भी जलता है तो भी होता है, परमाणु ऊर्जा से भी होता है। जल विद्युत एक ऐसा स्रोत है जो है जिसमें सबसे कम जो है आपकी प्रकृति का नुकसान होता है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा सी, क्योंकि उसमें क्या है, पानी है, नदी में जा रहा है, उसको आपने रोका, उसके बाद आपने बिजली बनाई और आगे छोड़ दिया, तो उसमें सबसे कम हानि होती है प्रकृति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन से अजैविक कारक हैं? मैंने पहले दिन या दूसरे दिन बताया था कि जैविक और अजैविक क्या होती हैं। सिंपल फंडा, जैविक कारक वो हैं जिसमें जान होती है, अजैविक वो जिनमें जान नहीं है। तो पेड़ पौधों में जान होती है ना? हाँ होती है। जीव जंतुओं में होती है, सूक्ष्म जीवों में होती है, बिल्कुल होती है। प्रस्तर मतलब पत्थर, इस पर नहीं होती है। ओके, तो आंसर आपका होगा अजैविक प्रस्तर। देखो प्रस्तर एक ऐसा शब्द है, यहाँ पत्थर भी लिखा होता, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज आएंगे प्रस्तर क्या होता है, तो वो सूक्ष्म जीव को बदला टिक कर दिया। ओके, तो आपको ये देखना है कि इंग्लिश हिंदी में अगर दोनों में पेपर में है, तो अगर कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आती है कभी, तो आप इंग्लिश वाले को रेफर कर लो, या इंग्लिश से अगर आप दे रहे हो तो हिंदी वाले को रेफर कर लेना चाहिए। ओके, यूपी टेट 2011 में क्वेश्चन आया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था आपके अर्नेस्ट हैक्कल ने। आपका आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है सभी हरे पौधों द्वारा, सभी जंतुओं तथा पौधों द्वारा, सभी पौधों द्वारा या वर्षों द्वारा? देखो जंतुओं में तो होती नहीं है, ठीक है, तो आपका क्या हुआ, बी तो गलत ही हो गया, सी वायरस में होता नहीं है, तो ये दोनों तो हो गए गलत आपके। अब बच्चे ये दोनों, सभी हरे पौधों द्वारा या सभी पौधों द्वारा? केवल हरे पौधों द्वारा होता है? जी नहीं, बहुत सारे पौधे ऐसे भी हैं जो हरे नहीं हैं, आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो आपका जो आंसर होगा, सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो इसका होगा वो होगा सभी पौधों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है ना, वो जैसे ये आपका भारत है ये, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये भारत के ऊपर यहाँ पे तिब्बत में मानसरोवर लेक है, यहाँ इसके पूरब से निकलती है और इसके पश्चिम से निकलती है सतलज नदी। तो पूरब से निकलती है और ये तिब्बत में ऐसे सीधी बहती है और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नामक स्थान पे ऐसे 90 डिग्री पे अंदर कट लेती है इंडिया में।
ओके। तो जो ऊपर तिब्बत में जब ये बहती है ना इस नदी को, तो इसको जाना जाता है किस नाम से? सांगपो। आपका जो आंसर होगा बी होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब भारत में प्रवेश करती है ना तो उसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में बहती है और यहाँ पे धीरे धीरे आती है आपके आसाम में, फिर उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ओके, तो जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है ना तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। और इधर से जाती है आपकी गंगा, और गंगा जमुना इन दोनों को मिलके इनका एक डेल्टा बनता है, इसका मेघना के नाम से। जो इन दोनों की संयुक्त धारा होती है उसको बोला जाता है मेघना, और वही बनाते हैं सुंदरबन का डेल्टा। ओके, तो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो सांगपो होगा। इस तरह से कोई डिटेल में आप लोग पढ़ा करो। ओके, क्योंकि कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरल रीफ संबंधित सम्मेलन 2018 में कहाँ हुआ था? दोस्तों लक्षद्वीप में इसी साल 2018 पे लक्षद्वीप में स्टैपकोर मतलब आपका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टेटस एंड प्रोटेक्शन ऑफ कोरल रीफ। ओके, कोरल रीफ से संबंधित सम्मेलन हुआ था लक्षद्वीप में, याद रखना, करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो डॉल्फिन क्या होती है? होती है एक मछली। ओके, तो अब मछली है तो ये मछली गंगा में बहुत पाई जाती है, लेकिन अभी ये विलुप्त होने की दशा पे आ गई क्योंकि गंगा की प्रदूषण की वजह से। तो इस पर एक रिसर्च केंद्र खोला जा रहा है। तो रिसर्च केंद्र खोला जा रहा है कहाँ पे? आपका पटना में होगा। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मूल अधिकार किस भाग में हैं? तो आपको सारे भाग संविधान में 22 भाग हैं, तो मैंने कहूँगा कि आप यूपी टेट के हिसाब से 22 भाग याद करो, लेकिन एटलीस्ट 5-6 भाग स्टार्टिंग के जरूर याद कर लेना, इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो जो आपका जो पहला भाग 1 है तो वह है राज्य एवं उसके क्षेत्र, दूसरा है भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, मूल अधिकार, यानी भाग 3। भाग 4 में है राज्य के निर्देशक तत्व, भाग 4 में है मूल कर्तव्य, भाग 5 में है संघ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, GCF का पूरा नाम क्या है? GCF बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है, ये मैंने ऐसे रखा हुआ है क्योंकि GCF का पूरा नाम क्या है? ये इसका है ग्रीन क्लाइमेट फंड। G फॉर ग्रीन, C फॉर क्लाइमेट, F फॉर फंड। मतलब जो आपका आंसर होगा वो होगा बी। इसने रिसेंटली $1 बिलियन जो है गरीब देशों को दिया है। ये क्या करता है? ये फंड जो है दोस्तों क्या है? यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक फंड है जो क्या करता है? गरीब देशों में पर्यावरण से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं उनको ये पैसे देता है। ओके, तो ये जो है ग्रीन क्लाइमेट फंड इसका फुल फॉर्म नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित दिवाली एवं स्वस्थ दिवाली कैंपेन किसने चलाया? तो अभी 2017 में चलाया गया था ये कैंपेन। तो देखो नाम ही है दिवाली, हरित दिवाली, स्वस्थ दिवाली। तो किस लिए चलाया गया था? पटाखों को कम से कम प्रयोग करने के लिए, पर्यावरण को दूषित ना करने के लिए। ये एक तरह से पहल की थी केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने। ओके, तो ये जो है पर्यावरण मंत्रालय ने एक पहल की थी कि पटाखों का कम से कम इस्तेमाल हो और आपका वहाँ पे गिफ्ट और मिठाइयों से दिवाली मनाई जाए। तो दोस्तों ये हुए हमारे अब तक के 30 क्वेश्चन। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। इस तरह से मैं आपको 10 और कम से कम मॉडल पेपर दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ऑसम डे, बाय बाय।